हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों 11th क्लास का पहला ही लेसन चल रहा है और आज इसका 10वां एपिसोड है। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है वो हमने अभी स्टार्ट ही की है। 1 बाय 1 एक एक क्लास करके आपको पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है और प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डेली की क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अपने शेयर स्टार्ट करते हैं। कौन सी? एपिसोड नंबर 10। और इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम, जिसके अंदर हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया था, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लिया था, गुणित अनुपात का नियम पढ़ लिया था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे क्या? गैलुसाक का आयतनों के संयोजन का नियम। गैलुसाक के आयतनों के संयोजन का नियम। ये नियम मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल समझाता हूं बच्चों। इधर देखें, उदाहरण नंबर 1। ये लो, मैंने एक उदाहरण लिखता हूं। मैं एक उदाहरण नंबर 1 देखो, एक अभिक्रिया लिखी जिसके अंदर मैंने एक तत्व लिखा N2 और कौन सी अवस्था में लिखा मैंने? गैसीय अवस्था में। और ये जुड़ रहा है किससे? हाइड्रोजन गैस से और H2 गैस। और बना क्या रहा है? ये बना रहा है अमोनिया NH3। और ये भी कौन सी अवस्था में है बच्चों? गैस अवस्था में है। ब्रैकेट में मैं G लिखता हूं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, अब मैं इस अभिक्रिया को संतुलित करता हूं। संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाता हूं और यहाँ पर मैं लगाता हूं 3। तो मैंने ये एक संतुलित गैसीय समीकरण लिख ली। अब गैसीय समीकरण का क्या मतलब होता है? जिसमें अभिकारक भी गैस हो और उत्पाद भी गैस हो, तो उसे अपने क्या कहते हैं बच्चों? गैसीय समीकरण कहते हैं। अब ये क्या कहता है? अगर क्या हो, अगर सुनो रे, अगर क्या हो, ताप दाब समान हो, ताप व दाब क्या हो? समान हो, तो क्या होता है बच्चों? तो इन गैसों का, अभिकारक गैसों, जो गैसें जो आपस में संयोग करती है वो एक स्थिर अनुपात में संयोग करती है। और इसका अनुपात कहां से पता चलता है? इसके आगे लिखे गुणांकों से। यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं इसको कहूंगा 1। इसके आगे 3 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिखूंगा 3। और इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिखूंगा 2। तो इसका मतलब है जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से मिलकर के अमोनिया गैस बनाती है और ताप और दाब समान हो, तो इन गैसों के आयतनों का अनुपात भी समान होता है। ये क्या किसका अनुपात है? आयतनों का अनुपात है। ये 1:3:2 ये क्या है? आयतनों का, इनके आयतनों का अनुपात है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एक एग्जांपल हुआ। क्लियर? इनका अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया बनाएगी तो इन गैसों के आयतनों का अनुपात हमेशा और हमेशा 1:3:2 रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक। चलिए अब अपने एक और एग्जांपल देखते हैं। उससे आपको थोड़ी और बात क्लियर हो जाएगी। अब मैंने एक और गैस ली, मैंने लिखा H2 गैस और उसके साथ लिया मैंने Cl2 गैस। ठीक है, तो ये क्या कहता है? पहले तो कहता है कि जब दो गैसें आपस में संयोग करती है ना, तो समान ताप दाब पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करती है, आयतनों के निश्चित अनुपात में संयोग करती है। इसका एक आयतन कहां से पता लगा कि इसका एक अनुपात आएगा? इसके आगे लिखे गुणांक से। इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो मैं इसको लिखता हूं 1। और इसका भी मैं क्या लिखता हूं? इसके आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब भी 1। ठीक है, तो ये 1:1 में ही संयोग करती है हमेशा। जब भी H2 और Cl2 गैस आपस में संयोग करेंगी तो एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगी। वो क्या होगा? 1:1। और इससे अगर उत्पाद भी गैस बन रही है, अगर इससे उत्पाद जो बन रहा है वो भी गैस है, कौन सी गैस है? HCl। और ये क्या है? गैस है। और इसके अणु आप इस अभिक्रिया को संतुलित करोगे तो इसके आगे लगेगा 2। इसको मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं ये सारी बातें। ठीक है, तो आपको यहां पर अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इनके साथ में इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? ये है आयतनों का अनुपात।
आयतनों का अनुपात है। ठीक है, तो अब ये दो एग्जांपल देख करके मैं अब गैलुसाक का नियम बना रहा हूं। आप पहली लाइन सुने, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि अभिकारक गैसें, किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक गैसें होती हैं वो सदैव एक निश्चित अनुपात में संयोग करती हैं। इनका अनुपात जो है वो 1:3 रहेगा और इसके अंदर इसका अनुपात 1:1 रहेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी मिलेंगी वो 1:3 में मिलेंगी और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जब भी मिलेगी वो 1:1 में ही मिलेंगी। ठीक है, और अगर इन अभिक्रियाओं में बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो भी वो उत्पाद गैस का आयतन भी इसके साथ सरल गुणक अनुपात में ही होता है, सरल गुणक अनुपात में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी गैसीय अभिक्रिया है तो उत्पाद गैस है और उत्पाद गैसों का अनुपात जो 1:3:2 हो गया। यहां भी अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है, तो इनके आयतनों का अनुपात 1:1:2 हो गया। ठीक है, तो ये दो उदाहरण हो गए। अब उदाहरण अगर सीख लिए तो अब आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी और परिभाषा क्या कहती है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि गैलुसाक के आयतनों के संयोजन का नियम बताओ तो क्या लिखोगे आप लिखोगे इस नियमानुसार, इस नियमानुसार। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी अभिक्रिया में अभिकारक गैसें सदैव एक निश्चित अनुपात में संयोग करती हैं, एक निश्चित अनुपात में संयोग करती हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात जो है हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है, और आपको कहा जाए कि यदि अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद भी क्या हो, बनने वाला उत्पाद भी गैस हो, ठीक है, गैस हो, तो क्या कहेंगे, यहां पर आपने लिखना था कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक गैसें सदैव आयतनों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करती हैं। और यदि अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो क्या होगा बच्चों कि उत्पाद गैस का भी गैस हो तो उत्पाद गैस का आयतन भी अभिकारक गैसों के साथ क्या होता है बच्चों, साथ सरल गुणित अनुपात में होता है। ठीक है, जब ताप व दाब क्या हो, समान हो, मतलब ताप और दाब नहीं बदलना चाहिए। तो ये आपके पास नियम हुआ कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक गैसें होती है वो आयतनों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करती हैं और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो वो अभिकारक गैसों के साथ में उसका भी आयतन का अनुपात उसके सरल गुणित अनुपात में ही होता है। क्या शर्त क्या है कि ताप और दाब जो है सारी पूरी अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ताप बदलना नहीं चाहिए, दाब बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपके पास समझ में आ गई और ये आपका हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल दे करके गैसें सदैव आयतनों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करती है, बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो वो इसके साथ सरल गुणित अनुपात में होती है। बस यही जो है गैलुसाक के आयतन का नियम हो गया। चलिए बच्चों, इतनी बात आप मुझे बताएं, क्या गैलुसाक के आयतनों का नियम आपको समझ में आ गया क्या? आयतनों के संयोजन का नियम समझ में आ गया क्या? आयतनों का संयोजन का मतलब आयतन के निश्चित अनुपात में ही संयोग करती हैं अभिक्रियाएं। ठीक है, गैसें। चलो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा नियम देखते हैं। पहला नियम आपके पास हो गया, एक्चुअली ये दूसरा नियम नहीं है, वैसे गैलुसाक जो है वो 5वां नियम था रासायनिक संयोग का। अब अपने एक छठा नियम पढ़ते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
हालांकि रासायनिक संयोग का नियम नहीं है, नया सिद्धांत आ गया जिसे अपने क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चलिए, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ बातें हैं, वो बातें अपने वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, डाल्टन ने सबसे पहली बात करी परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? डाल्टन थे। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद थे, उन्होंने भी इसकी खोज की, उन्होंने सबसे पहले बताया था। और महर्षि कणाद ने जो है इस परमाणु को कण कहा था, ठीक है, लेकिन इसी को बाद में विस्तृत रूप से डाल्टन ने समझाया था। क्लियर? और डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा? डाल्टन कहता है कि प्रत्येक पदार्थ, जैसे मान लो ये मेरे पास पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्मतम कणों को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात समझे मैंने। एक बात, पहली बात इसने क्या कहा? डाल्टन ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है, उसे परमाणु कहते हैं। या हम कहें कि इन सूक्ष्म कणों को, ठीक है, बना होता है, इन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। क्या कहा? परमाणु कहा, कहते हैं नहीं, परमाणु कहा। किसने? डाल्टन ने कहा। तो पहली बात हमें समझ में आ गई कि भाई प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा और उन छोटे कणों को क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो कैसे होते हैं बच्चों? अविभाज्य होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं बच्चों? अविभाज्य होते हैं। ठीक है, कि परमाणु को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ये पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था है। मतलब मैं इसको तोड़ता जाऊं तो लास्ट में इसका इतना छोटा सा पार्ट बचेगा जिसको मैं आगे नहीं तोड़ सकता, उसी को मैं परमाणु कहता हूं। ये बात डाल्टन ने कही। तो एक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, ये परमाणु जो है वो कैसा होता है बच्चों? अविभाज्य होता है। फिर देखें कि इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, वो आकार और द्रव्यमान में एक समान होते हैं। जैसे मैंने कह दिया, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या कहता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु जो है क्या होते हैं? द्रव्यमान व आकार प्रकृति, ठीक है, में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सारे के सारे किसमें? मतलब उनके आकार, उनका परमाणु द्रव्यमान, उनकी प्रकृति सारी की सारी एक जैसी होती है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, ये कहते हैं कि आपने कहा कि हाइड्रोजन तत्व, क्या लिखा? हाइड्रोजन तत्व। तो हाइड्रोजन तत्व जो है H और भी ऐसे लोग कहता है कि जितने भी H होंगे वो सारे के सारे उनका द्रव्यमान एक जैसा होगा, उनकी प्रकृति एक जैसी होगी, उनका आकार एक जैसा होगा, तत्व एक ही होना चाहिए। अगर मैंने तत्व बदल दिया, हाइड्रोजन तत्व के साथ मैंने दूसरा तत्व लिख दिया, क्या? ऑक्सीजन लिख दिया, तो ऑक्सीजन के जो परमाणु होंगे ना वो इससे अलग होंगे, लेकिन सारे ऑक्सीजन परमाणु जो है वो सारे एक जैसे होंगे। हाइड्रोजन परमाणु जितने भी होंगे, मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ये सारे के सारे हाइड्रोजन परमाणु जो है वो आपस में क्या है? उनके द्रव्यमान एक बराबर है, उनकी प्रकृति एक जैसी है, उनके आकार एक बराबर है। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट देखो क्या कहता है। चौथा पॉइंट कहता है कि अगर भिन्न भिन्न तत्व हो तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी जो है वो भिन्न भिन्न प्रकृति के ही होते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के होते हैं, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ठीक है, तो आप देखें इसमें क्या कहा कि भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं, भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं बच्चों? परमाणु द्रव्यमान,
आकार व प्रकृति में, आकार व प्रकृति में क्या होते हैं बच्चों, भिन्न होते हैं। आकार व प्रकृति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आकार और प्रकृति में भिन्न होते हैं। इसका उदाहरण क्या हुआ, इसका उदाहरण देखो बच्चों, इसका उदाहरण मैंने लिख दिया ऑक्सीजन तत्व, मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन तत्व, और एक मैंने लिख दिया नाइट्रोजन तत्व। क्या लिख दिया, नाइट्रोजन तत्व। अब ये दो अलग अलग तत्व हैं, इसके परमाणु जो होंगे O और O होंगे, इसके परमाणु जो होंगे N और N होंगे। ठीक है, ये तीनों O आपस में, इन तीनों O आपस में आकार और द्रव्यमान और प्रकृति में एक समान होंगे, क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु हैं। लेकिन अगर इनकी तुलना दूसरे तत्व के परमाणु के साथ कर दी जाए, ऑक्सीजन की तुलना नाइट्रोजन के साथ की जाएगी, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आकार भी अलग अलग होता है, इनका द्रव्यमान भी अलग अलग होता है, और इनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये चौथा नियम भी हो गया। फिर देखें, फिर अगला पॉइंट देखें, पांचवा पॉइंट कहता है, क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि किसी भी तत्व का जो अभिलाक्षणिक गुण है, जिससे हम उसकी पहचान करते हैं, वो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। ये डाल्टन ने कहा था, होता है या नहीं होता है, ये आगे जाकर के बदलेगी बात, लेकिन अभी हम वो पढ़ रहे हैं जो डाल्टन ने कहा। ठीक है, तो डाल्टन ने दूसरी बात क्या, पांचवी बात क्या कही कि तत्वों के या परमाणु का अभिलाक्षणिक गुण, परमाणु का अभिलाक्षणिक गुण का मतलब है जिससे हम उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, अभिलाक्षणिक गुण जो है वो उसका, या अभिलाक्षणिक गुण उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, जिससे हम उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, कि 16 अगर किसी का द्रव्यमान है तो वो ऑक्सीजन होगा, 14 किसी का द्रव्यमान है तो वो नाइट्रोजन होगा, 1 किसी का द्रव्यमान है तो वो हाइड्रोजन होगा। मतलब उसका अभिलाक्षणिक गुण जिससे उसकी पहचान होती है वो क्या होता है बच्चों, उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ये बात किसने कही, डाल्टन ने कही। चलिए फिर छठा पॉइंट देखें। छठा पॉइंट क्या कहता है कि परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कि हमेशा परमाणु जो है वो निश्चित रहता है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया के अंदर परमाणु ना तो उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है। जितने परमाणु अभिकारक में होते हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे लिख लेना क्या, कि किसी अभिक्रिया में, जैसे मैंने इसका उदाहरण लिख देता हूं। मैंने एक उदाहरण लिखा, कोई अभिक्रिया लिखी, जैसे मैंने लिखा NaOH। ठीक है, मैं अलग पेन से लिखता हूं ताकि थोड़ा चेंज आ जाए। मैंने एक अभिक्रिया लिखी, मैंने लिखा NaOH, मैंने लिखा HCl। ये आपकी सबसे जानकार रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं। NaCl बन जाता है और H2O बन जाता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर Na1, इधर भी 1, यहाँ पर O1, यहाँ भी O1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 1 2, इधर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर Cl1, यहाँ पर भी Cl1। तो इसका मतलब परमाणु जितने अभिक्रिया कारकों में है उतने ही उत्पादों में है। मतलब परमाणु ना तो उत्पन्न हो रहा है, ना ही नष्ट हो रहा है। अगर मैं ऐसा करता कि यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं होता ही ना, तो मैं कह देता परमाणु ऑक्सीजन नष्ट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख देता, मैं इसके साथ लिख देता Mg, तो भैया ये तो नया परमाणु उत्पन्न हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, डाल्टन कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप देखें सातवां पॉइंट क्या कहता है। सातवां पॉइंट कहता है कि परमाणु जो है, परमाणु परस्पर एक तो वो सूक्ष्मतम या लघु गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। परमाणु जो है सूक्ष्म छोटे अनुपात में संयोग करके
यौगिक परमाणु यौगिक का निर्माण करते हैं, परमाणु यौगिक शब्द नाम दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि परमाणु परस्पर, परमाणु या हम यूं लिखें कि भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर परस्पर लघु लघु अनुपात में संयोग कर क्या करते हैं, परमाणु यौगिकों का निर्माण करते हैं या यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। संयोग कर यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं, यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा, जैसे मेरे पास H2 और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व, ये आपस में संयोग करें किसमें, 2:1 में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O बन जाएगा। और इसको इसने क्या नाम दिया, इसको इसने अणु नाम दिया, नाम नहीं दिया, डाल्टन ने इसको अणु नाम नहीं दिया, इसको क्या नाम दिया, यौगिक परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया, ये जो बना है इसको डाल्टन ने क्या कहा बच्चों, इसको कहा यौगिक परमाणु। तो इससे जो है यौगिक परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये डाल्टन की सारी बातें हुई कंप्लीट। इतनी बातें डाल्टन ने कही, क्या क्या कहा, पहले एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु अविभाज्य होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु की द्रव्यमान, प्रकृति और आकार भिन्न भिन्न होता है और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार और प्रकृति जो है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, एक ही तत्व के तो समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार और प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। फिर इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक तत्व का जो परमाणु का जो अभिलाक्षणिक गुण है वो उसका परमाणु द्रव्यमान है। इन्होंने और क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ये इन्होंने कहा कि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु अनुपात, मतलब छोटे अनुपात। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 4:2 नहीं कर सकते आप, ये 2:1 ही रख सकते हो, ये इसका बड़ा अनुपात हो गया। ठीक है, या आप इसको कह दें कि 8 क्या कर दो 2। ठीक है, या आपने कह दें 8:4 कर दूं मैं इसको, तो ये इसका और बड़ा अनुपात हो गया। तो ऐसे नहीं कि बड़े अनुपात में नहीं सहयोग करते, ये छोटे अनुपात में सहयोग करते हैं और छोटे अनुपात में सहयोग करके क्या बनाते हैं बच्चों, यौगिक परमाणु बनाते हैं। इसको नाम क्या दिया, यौगिक परमाणु नाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो थी डाल्टन की जो अभिधारणाएं जो थी वो थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि डाल्टन का जो सिद्धांत था वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं था। उसके अंदर बाद में, ये तो शुरुआत में डाल्टन ने ऐसी बातें कह दी, लेकिन धीरे धीरे जो है जो परिवर्तन हुआ उससे पता लगा कि डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ। क्या हुआ बच्चों, संशोधन हुआ और इसके अंदर नई बातें कही गई। एक तो बात ये कही गई कि क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है सबसे छोटा कण होता है, अविभाज्य होता है, लेकिन नहीं बच्चों, ये गलत है कि परमाणु भी, संशोधन करके क्या कहा गया कि परमाणु भी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। और वो सूक्ष्मतम कण कौन से हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या परिवर्तन हुए उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, ये टूट नहीं सकता, लेकिन बाद में पता लगा कि परमाणु भी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कौन, जैसे प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इन छोटे कणों with मिलकर बना होता है। ठीक है, और इन कणों को उप परमाणुवीय कण कहते हैं। उप परमाणुवीय कण कहते हैं। ठीक है, कण कहते हैं किनको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, तो इनको अपने कह देंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। किनको, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को। तो इसका मतलब पहली बात फेल होगी, क्योंकि इसने पहली बात क्या कही थी
कि परमाणु जो है वो सूक्ष्मतम होता है और ये टूट नहीं सकता, लेकिन वास्तव में ये और छोटे कणों से भी मिलकर बना होता है जो आगे टूट भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इनसे बाहर भी निकल जाते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने कहा कि एक ही तत्व जो के जितने भी परमाणु होते हैं वो आकार द्रव्यमान में समान होते हैं, लेकिन ये भी बात गलत होगी कि समस्थानिक परमाणुओं का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, भिन्न होता है। ठीक है, किसके, एक ही तत्व देखें, यहां पर मैं अलग लिख देता हूं, देखो आपको एक चीज आगे और लिखनी है, क्या कि एक ही तत्व के समस्थानिक परमाणुओं का द्रव्यमान जो है वो भिन्न होता है। क्या मतलब, जैसे मैंने उदाहरण लिखा, इधर देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन तत्व है। अब हाइड्रोजन तत्व के परमाणु तीन तरीके के होते हैं, एक तो होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3। ये जो है मैंने इनके परमाणु द्रव्यमान लिखे हुए हैं। देखो बच्चों, एक ही तत्व के परमाणु हैं। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, उनका द्रव्यमान एक बराबर होता है। लेकिन जो समस्थानिक होते हैं, उससे जब समस्थानिक की खोज हुई तब पता लगा कि ऐसा नहीं होता, एक ही तत्व के अलग-अलग द्रव्यमान भी हो सकते हैं, और जब अलग-अलग द्रव्यमान होते हैं एक ही तत्व के परमाणुओं के, तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बात जो कही थी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान में समान होते हैं, ये भी बात क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान समान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात भी फेल हो गई थी। क्या था कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक तो पोटेशियम 40 और एक मैंने लिखा कैल्शियम 40। अब तत्व तो ये अलग-अलग है, ये कैल्शियम है और ये पोटेशियम है, दोनों अलग-अलग है, इसका भी भार 40, इसका भी भार 40, मतलब अलग-अलग तत्वों के परमाणु हैं, लेकिन फिर भी इनका भार समान है। ठीक है, तो इसका चौथी अवधारणा थी वो भी इसकी फेल होगी और उसकी जगह ये नई बात आ गई। क्या कह दिया, ये कह दिया कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भी समान हो सकता है। इन्हें हम, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे तत्वों को हम, इन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक तत्व कहते हैं, समभारिक तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता लगा कि भाई एक अलग-अलग तत्वों के परमाणुओं के भार जो है वो एक जैसे भी हो सकते हैं, और एक जैसे जब होंगे तो उन्हें हम समभारिक तत्व कहेंगे, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का भार 40-40 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये बात भी हो गई। चलिए अब आप देखो मैंने पांचवा पॉइंट लिखा। पांचवा पॉइंट क्या लिखा कि यहां पर एक जो डाल्टन था उसने एक बात कही कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ये भी फेल होगी। देखो कैसे कि मैंने एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया लिखी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, छोटे परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के ना हीलियम का निर्माण करते हैं। इसको हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य जो है, सूर्य, इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि सूर्य जो है, सूर्य पर आपने देखा कि बहुत ज्यादा ताप होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। उसका कारण यही अभिक्रिया है कि उस वहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिल करके हीलियम का निर्माण कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है। उसी ऊर्जा के कारण सूर्य का इतना ज्यादा ताप होता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखो इस अभिक्रिया के अंदर, देखो हाइड्रोजन एक परमाणु था, एक हाइड्रोजन था, लेकिन इधर आए तो हीलियम बन गया, एक परमाणु बन गया। ठीक है, और हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही नहीं,
यहाँ पर तो हीलियम बन गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर परमाणु उत्पन्न भी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि परमाणु उत्पन्न नहीं होता, परमाणु उत्पन्न भी होता है। कौन सी अभिक्रिया में? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में। और इसी प्रकार से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के अंदर कुछ अभिक्रियाओं में बड़ा परमाणु टूट करके छोटे परमाणु बनाता है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो है वो क्या होता है, परमाणु जो है वो नष्ट भी हो जाता है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंदर परमाणु जो है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंदर परमाणु जो है वो क्या हो जाता है बच्चों, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया आगे देखेंगे, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में बड़ा परमाणु टूट जाता है, नए छोटे परमाणु बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है वहां पर परमाणु नष्ट हो जाता है, बड़ा परमाणु तो नष्ट हो जाता है, और कुछ छोटे छोटे परमाणु मिलकर के बड़ा परमाणु बना देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो नया परमाणु उत्पन्न भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी जो है वो गलत हो गई। चलिए फिर अपने बात करते हैं छठा पार्ट। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु का जो अभिलाक्षणिक गुण है वो परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन ये गलत है बच्चों। क्या है कि परमाणु का अभिलाक्षणिक गुण, परमाणु का अभिलाक्षणिक गुण परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान नहीं होता। परमाणु द्रव्यमान तो एक ही तत्व के अलग अलग भी हो सकते हैं और कई तत्वों के एक समान भी हो सकते हैं, इसलिए परमाणु द्रव्यमान अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, परमाणु क्रमांक अभिलाक्षणिक गुण है। हम परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणुओं को पहचानते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक परमाणु क्रमांक किसका, तो आप कहते हो हाइड्रोजन का। मैं कहूं 7 परमाणु क्रमांक किसका, तो आप कहते हैं नाइट्रोजन का। मैं कहता हूं 6 परमाणु क्रमांक किसका, तो आप कहते हैं कार्बन का। अब परमाणु क्रमांक 6 पर कार्बन ही आता है, कोई और नहीं आ सकता। इसका मतलब अभिलाक्षणिक गुण परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी हो गई। और सातवां पॉइंट कि कोई जरूरी नहीं है कि परमाणु सदैव लघु अनुपात में ही संयोग करे, वो एक बड़े अनुपात में भी संयोग कर सकते हैं। कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिखा किसका, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो होता है C6H12 और O6, ये होता है। अब इसके अंदर अनुपात क्या हुआ, 6:12:6। देखो इस अनुपात में ये संयोग कर रहे हैं। इसका छोटा अनुपात तो 1:2:1 होना चाहिए, क्योंकि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1:2:1 होना चाहिए, लेकिन ये छोटे अनुपात में नहीं संयोग किया, इसने बड़े अनुपात में संयोग किया। तो उसने डाल्टन ने कहा था कि परमाणु सदैव छोटे अनुपात में संयोग करते हैं, तो ये भी गलत बात है, बड़े अनुपात में भी संयोग कर सकते हैं। उदाहरण मैंने आपके सामने लिख दिया। तो आपने लिखा कि परमाणु परस्पर या भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे या बड़े अनुपात में संयोग कर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। आप ये लिखो, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है डाल्टन ने तो कहा था यौगिक परमाणु, लेकिन वास्तव में उसको क्या कहा जाता है, उसको अणु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। ये अणु है। और पीछे भी मैंने H2O का जो एग्जांपल लिखा था वो H2O भी क्या था, अणु ही था। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपने सीखा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है और उसके अंदर क्या कमियां आई, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए, ये आपने सारी बातें सीखी। ठीक है, तो पहले गैलुसाक नियम सीखा और फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सीखा, फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या संशोधन है ये सीखे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतनी ही क्लास रहेगी, और जिसको नोट्स चाहिए वो कमेंट करें और पीडीएफ नोट्स उसको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और नए जो आपके बच्चे जो साइंस ले रहे हैं उनको आप चैनल शेयर कर दें, ताकि जो है वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं और ज्यादा बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो अपने को ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।